तो सर आप अपने आप को किस तरह से देखते हैं, एक सिंघम के रूप में, एक दबंग के रूप में? क्योंकि मैंने सुना है कि आप काफ़ी दबंग पुलिस ऑफिसर हैं और अच्छे अच्छों की छुट्टी कर देते हैं। जब आपको कोई केस मिलता है तो फॉरेंसिक ऑफिसर का काम भी आप ही कर देते हो, तो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की नौकरी खतरे में है सर आपकी वजह से। ऐसा सर आप क्यों करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ग्वालियर ब्रेकिंग में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं गौरव। संघर्ष से शिखर तक के आज के एपिसोड में हम आपकी मुलाकात एक ऐसे युवा आईपीएस ऑफिसर से कराने जा रहे हैं जो कि एक पुलिस ऑफिसर तो हैं ही, साथ साथ डॉक्टर भी हैं। जब वे डॉक्टर के पेशे में थे तो उनकी पोस्टिंग दिल्ली के तिहाड़ जेल में रही और तिहाड़ जेल में पोस्टिंग के दौरान उन्होंने कई सारे कुख्यात अपराधियों का इलाज किया, साथ साथ उन्हें सबक भी सिखाया। फिर अपनी पोस्टिंग के दौरान ही उन्हें कहीं से प्रेरणा मिलती है और वे यूपीएससी की तैयारी करते हैं और पहले ही प्रयास में वे आईपीएस बनकर निकलते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 2019 बैच के आईपीएस ऑफिसर श्री ऋषिकेश मीणा जी की, जो कि इस समय ग्वालियर में मुरार सीएसपी की जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी ज़िंदगी का ये सफ़र कैसा रहा, कैसे उन्होंने वे डॉक्टर से एक आईपीएस ऑफिसर की भूमिका उन्हें मिली। आइए बात करते हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू गौरव, आपका भी बहुत बहुत थैंक यू और ग्वालियर ब्रेकिंग का बहुत बहुत धन्यवाद। सर पहले सवाल में आपको ले चलूँगा मैं आपका जहाँ जन्म हुआ था, राजस्थान के दौसा के पास जो एक गांव है हुड़ला, वहाँ पर पिताजी किसान थे। घर की आर्थिक स्थिति कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी और जिस गांव में सर आपका जन्म हुआ वहाँ स्कूल भी ज़्यादा कुछ खास नहीं थे। वहाँ एक छोटे से प्राइवेट स्कूल में आपका दाखिला होता है और दाखिला होने के बाद शुरू से ही सर आप मतलब पढ़ाई में विद्वान हो जाते, मैं कहूँगा अगर, तो टॉप आना शुरू कर दे। तो ये माता पिता के संस्कार ही मैंने कहूँगा, उनका अनुशासन कहूँगा जो आपको उन्होंने दिया कि आप शुरू से ही इतने होनहार रहे। और सर आप कैसे याद करते हैं अपने बचपन को, ज़रा हमारे दर्शकों को बताएं। निश्चय गौरव, मैं दौसा डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे उड़ला गांव से आता हूं और मेरे जो फैमिली है किसान फैमिली है। माँ बाप आज भी खेतीबाड़ी करते हैं। हम 4 भाई हैं और माँ बाप ने किसान होते हुए हमें बचपन से ही भविष्य मतलब पढ़ लिख के भविष्य में कुछ अच्छा करने की हमेशा प्रेरणा उनकी रही और उसी हिसाब से उन्होंने हमें आगे बढ़ाया भी। सरकारी स्कूल थी, शुरुआत की हमारी सभी भाइयों की शिक्षा सरकारी स्कूल में हुई थी। उसके बाद में एक छोटा सा प्राइवेट स्कूल था जिसमें मतलब उन्होंने हमें पढ़ाया। तो उसके बाद हमारे कैरियर को एक नया दिशा मिली और हम चारों भाई उस स्कूल में पढ़ने के बाद में अपनी अपनी मंजिल पे पहुँचे हैं। और इसमें डेफिनेटली माँ बाप का, पिताजी का और माताजी का बहुत ही ज़्यादा एक पॉजिटिव रोल जिसको बोले, सारी इधर उधर के जितने भी डिस्ट्रैक्शन थे उन सब से दूर रखते हुए हमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई और अपना करियर बनाने पर ध्यान देने के लिए बोला था। सर 11th में आपने बायो लिया, क्योंकि आप डॉक्टर हैं तो निश्चित ही बायो लिया होगा आपने। बायो लेने के बाद जब आप पीएमटी आपने परीक्षा दी तो जो मुझे जानकारी है पहले प्रयास में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो जब सर शुरू से ही होनहार हो कोई बच्चा और उसका किसी एग्ज़ाम के लिए वो अटैम्प्ट करता है और उसको सिलेक्शन ना हो, तो कहीं ना कहीं जो साथ के दोस्त हैं या माता पिता, उन्हें भी कहीं ना कहीं थोड़ी निराशा होती है। तो सर कोई ऐसा दौर आया था जब आप भी निराश हुए और आपने खुद को कैसे मोटिवेट किया? निश्चय गौरव, मतलब ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं और बहुत बार ऐसी सिचुएशंस आई हैं जिनमें आदमी कई बार टूट सा गया होता है। लेकिन फिर वो ये बात आती है कि माँ बाप हमेशा अड़िग रहे हमारे सपनों को पूरा करने के लिए, उन्होंने हर तरीके से सहायता दी। तो पीएमटी में जब पहली दफ़ा सिलेक्शन नहीं हुआ था तो ऐसा लगा था कि मतलब आगे हो पाएगा नहीं हो पाएगा। कोटा में रह के कोचिंग करने का खर्चा, चारों भाई बराबर से पढ़ रहे हैं, सबका खर्चा। लेकिन घर वालों ने बोला कि अगर आपने डॉक्टर बनने की सोची है तो आपको डॉक्टर बनना है, जितना भी जो भी कुछ परिस्थिति रहेंगी उनका सामना हम करेंगे। तो माँ बाप ने दूसरा मौका दिया। उसमें हम दोनों भाई, मैं और मेरा छोटा भाई, दोनों हम उस वक्त कोटा में थे और हमने अच्छी मेहनत करी, लगन के साथ मेहनत करी और उसका फल ये रहा कि फिर मुझे अगली बार दूसरे अटैम्प्ट में मेरा 3-4 मेडिकल कॉलेजेस में मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो वो एक बहुत खुशी का पल था और जो माँ बाप की मेहनत थी और मेरी जो लगन से जो पढ़ाई थी उसका परिणाम आखिर मिला था उसमें। सर आप डॉक्टर बन गए, उसके बाद फिर पोस्टिंग भी आपकी बड़ी ही एक अच्छी कहूँ या रोचक जगह कहूँ
तिहाड़ जेल में हुई जहाँ अपराधी जाते हैं, वहाँ पर आपकी पोस्टिंग आपको मिली। तो वहाँ का सर अनुभव आप कैसे बताएंगे कि क्योंकि अपराधियों का इलाज करना एक बड़ी बात है, क्योंकि कई बार अपराधी ऐसे भी होते हैं जो डॉक्टर पे भी हमला कर सकते हैं क्योंकि वे तो अपराधी हैं, तो उनका इलाज करने में कहीं कोई परेशानी है या वो जो हिम्मत है वो सर आप कहाँ से लाते थे? ये गौरव यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करके मुझे दिल्ली में एज ए मेडिकल ऑफिसर जॉब मिला था और उसमें हमसे चॉइस पूछी गई थी कि आपको कहाँ पोस्ट होना है। तो हमने 15 चॉइस मैंने उसमें दी थी और तिहाड़ जेल मेरी चॉइस में नहीं था। लेकिन जब पोस्टिंग ऑर्डर आया तो तिहाड़ जेल में मेरी पोस्टिंग हुई थी और फिर एक बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी मुझे हो गई थी क्योंकि तिहाड़ जेल का जो पिक्चर मेरे सामने थी, जो भी मैंने सुना था अखबार और मीडिया के माध्यम से, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी कि उसमें खूंखार अपराधी रहते हैं, बड़े बड़े आतंकवादियों को भी उसमें वहाँ पे रखा जाता है। लेकिन क्योंकि यूपीएससी की प्रिपरेशन में करनी थी दिल्ली रह के और पहला सरकारी जॉब था, घर वालों को भी सपोर्ट करना था, तो और यूपीएससी का जॉब था, तो जॉब तो मुझे वहाँ पे ज्वाइन करना था। शुरुआत में बहुत एक हेजिटेशन था कि किस तरीके से मैनेज करेंगे, लेकिन तिहाड़ में जाके जब चीज़ों को समझा, वहाँ पे काम करना शुरू किया, तो शुरुआत में हिचक रही। उसके बाद में धीरे धीरे हमने चीज़ों को डील करना शुरू किया, तो उसमें दोनों ही चीज़ें थी। हमें कई बार जो एक डॉक्टर का जो पेशा होता है उसको सॉफ्ट हैंडेडली हमें पेशेंट को, जो हमारे लिए तो पेशेंट ही थे सारे के सारे कैदी, तो उनको हम बहुत सॉफ्ट हैंडेडली उनको ट्रीट करते थे, उनका इलाज करते थे। और जब कई बार कुछ इस तरीके के भी असामाजिक तत्व ही बोलूँगा जो अंदर रह के भी नहीं सुधरते थे और जो कई बार बदमिजाजी कर देते थे या बदतमीजी करते थे स्टाफ के साथ में या किसी और के साथ, तो उनको फिर हमें हार्ड हैंडेडली भी ट्रीट करना पड़ता था। और उसका नतीजा ये रहा कि इलाज एक तरफ चलता था, दूसरी तरफ एक ये इमेज बनने लगी थी कि नहीं, इन डॉक्टर के सामने इस तरह से बदतमीजी नहीं करनी है, अदरवाइज़ ये दूसरी तरीके से भी मैनेज करना जानते हैं। तो उसमें तिहाड़ प्रशासन का हमारे साथ काफ़ी अच्छा उनका सहयोग रहा और कभी कोई ऐसी नौबत नहीं आई कि किसी डॉक्टर के साथ में बदतमीजी हुई हो या कोई बहुत बड़ी घटना हुई हो। हाँ, एक दो बार कुछ गैंगस्टर ने धमकी दी थी, बट ऐसा कुछ कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। वो काफ़ी रोमांचक टाइम था, काफ़ी अच्छा पीरियड था। कई तरह के लोगों से मिलना जुलना होता था, उनकी लाइफ के बारे में जानना होता था, उनके बैकग्राउंड के बारे में जानना होता था। लेकिन इलाज करने के दौरान वो काफ़ी 5 साल जो निकले बहुत बढ़िया थे। पिताजी को लग रहा था आप सेटल हो गए हैं, डॉक्टर आप बन गए हैं, सरकारी नौकरी भी लग गई है, फिर अचानक से आप पिताजी को फ़ोन करते हैं कि पिताजी अब मुझे ये डॉक्टरी नहीं करनी है, अब तो मैं यूपीएससी की तैयारी करूँगा। तो वो जब फ़ोन किया था आपने, पिताजी ने क्या कहा और ये जो प्रेरणा आपको मिली कि मुझे यूपीएससी क्रैक करनी है, ये कहाँ से आई सर? गौरव, मैं एमबीबीएस करने के बाद मैं पीजी की प्रिपरेशन करने लगा था और उसके लिए मैंने कोचिंग भी ज्वाइन कर ली थी। बट फिर मुझे लगा कि लाइफ में कुछ थोड़ा और मैं बेटर करूं, तो क्योंकि छोटा भाई आईपीएस बन ही गया था और वो हमेशा मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हैं इस कैरियर के मामले में। तो उनसे मैंने चर्चा करी और उन्होंने भी ये कहा कि उनका एक मूल मंत्र होता था कि ज़िंदगी में सबसे बेस्ट अचीव करो। तो मुझे भी लगा कि डॉक्टरी में तो मेरा ये पेशा तो मेरा कहीं जाने वाला नहीं है, एक बार मुझे यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी चाहिए और कुछ अच्छा इससे बेटर अचीव करना चाहिए। तो 7-8 दिन कोचिंग करने के बाद मैंने पिताजी को कॉल किया और मैंने पापा को यही बताया। काफ़ी भावुक क्षण था, क्योंकि एक तरफ मुझे ये था कि बड़ा होने के नाते मैं एक जॉब ज्वाइन करूं और घर वालों को सपोर्ट करूं, दूसरी तरफ ये था कि एक सपना पाल लिया था कि यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो पिताजी को मैंने ये बोला कि पापा, मेरा मन कर रहा है कि मैं पीजी ना करके यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए अपना टाइम निकालूं। तो फिर अगेन पिताजी का ये स्टैंड था, अगर ये बहुत अच्छी बात है, अगर तुम्हारा खुद का मन कर रहा है तो कोई बात नहीं, 1-2 साल तुम आराम से लो, तुम यूपीएससी की प्रिपरेशन करो और जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं उनको हम देख लेंगे दोनों घर वाले मिलके। तो छोटा भाई मेरा प्रेरणा स्रोत रहा और फिर माँ बाप का इसमें साथ मुझे यूपीएससी की तरफ मेरा जो आकर्षण था उसमें मैंने कदम बढ़ा दिया था। मैं आपके माता पिता को यहीं से प्रणाम करता हूं, जिन्होंने हर कदम पर, हर मुश्किलात में और आपके हर जो डिसीजन है उसमें आपका सहयोग किया, जिस वजह से आज आप यहाँ इस मुकाम पर पहुँचे हैं। फिर लोग तैयारी करते हैं यूपीएससी की, सालों लगे रहते हैं, बहुत वर्ष बीत जाते हैं, अलग अलग कोचिंगों में ट्राई करते हैं,
नहीं हो पाता है सिलेक्शन। यहाँ आपने पहले भी यूपीएससी जब मेडिकल वाली निकाल ली थी और फिर दोबारा यूपीएससी थी और पहले ही प्रयास में निकाल लिया, और ऐसा मुझे जानकारी है कि आपने कोचिंग भी नहीं लगाई। तो क्या सर मतलब कोचिंग पे आपको भरोसा नहीं था या खुद पर इतना विश्वास था कि मैं बिना कोचिंग के ही कर सकता हूँ? गौरव, इसमें ये है कि मुझे खुद को ये विश्वास था कि मुझे जब मैंने इसमें पहला स्टेप लिया था, मुझे कभी लगा नहीं कि कोचिंग करनी चाहिए, और कोचिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। बेसिक गाइडेंस मुझे अपने भाई से मिल गया था। उसके बाद मैंने सारा जो मार्केट में स्टडी मटेरियल है सिर्फ उसको कलेक्ट किया। उसको कलेक्ट करके मैंने शुरुआत के 1-2 महीने पढ़ा, तो मुझे किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे ये नहीं लगा कि मुझे किसी कोचिंग के गाइडेंस की ज़रूरत है, किसी कोचिंग के एडमिशन की ज़रूरत है। तो और दूसरा, क्योंकि मैं जॉब भी कर रहा था तो मेरे लिए वो मुश्किल भी हो जाता कि मैं 8 घंटे कोचिंग में बैठूं फिर अपना 8 घंटे का जॉब भी करूं। तो मैंने फिर यही निर्णय लिया कि नहीं, कोचिंग में नहीं करूंगा, मैं कर सकता हूं, विदाउट कोचिंग के प्रिपरेशन कर सकता हूं। और सिर्फ मैंने मार्केट से स्टडी मटेरियल लिया और सेल्फ स्टडी करके ही मैंने ये एग्ज़ाम निकाला है। सर उस दौरान जब आप तैयारी कर रहे थे शायद आपका विवाह भी हो गया था, ऐसा मुझे जानकारी है। तो जब शादी हो जाती है तो आदमी बहुत ज़्यादा व्यस्त भी हो जाता है, क्योंकि नई नई ज़िंदगी की एक नई दूसरी शुरुआत होती है, एक तरह से नया एक जीवन साथी मिलता है, फिर उसके हिसाब से भी थोड़ा जीना पड़ता है। तो उसमें मैं जानना चाहूँगा सर, आपकी जो साथ में जिनसे शादी हुई है उनका कितना सपोर्ट आपको रहा और जिस वजह से आपको ये सफलता मिली? गौरव, अगेन एक जो मिथक है, मैं बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका। एक मिथक है कि शादी के बाद में आपकी ज़िंदगी रुक सी जाती है, आपको सिर्फ एक ही चीज़ का निर्वहन करना होता है। ये मेरे मामले में तो ये चीज़ बिल्कुल भी फिट नहीं बैठी। इवन शादी के बाद, मेरी शादी अर्ली मतलब MBBS जैसे जॉब लगा तो शादी हो गई थी, तो मुझे किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे ये नहीं लगा कि शादी मेरे मतलब जो यूपीएससी का जो मेरा ड्रीम है उसमें कहीं अड़चन है। इवन जो मेरी मिसेज हैं डॉक्टर, उनका बहुत बड़ा इसमें रोल रहा है, क्योंकि कभी भी उस तरीके की उनको मालूम है कि इन्होंने एक सपना संजोया है तो उसको ये अचीव करने में लगे हुए हैं, तो कभी कंप्लेनिंग वो कभी भी नहीं रही और पूरा सपोर्ट उनका रहा है। इवन शादी के 3 साल बाद मेरा ये सिलेक्शन हुआ है, तो 3 साल की शादीशुदा जीने के बाद उसके साथ हमारी प्रिपरेशन भी चलती रही। हमने अपनी पर्सनल लाइफ को भी एंजॉय किया, फैमिली लाइफ को भी एंजॉय किया, और जो भी कर्तव्य हैं उनको भी निर्वहन किया, और उसी के साथ साथ प्रिपरेशन करते हुए मैंने ये एग्ज़ाम निकाला। तो शादी, ये मिथक मेरे बारे में तो सटीक बैठता नहीं है। सर अब आप दोनों का अलग अलग प्रोफेशन है, पहले आप दोनों डॉक्टर थे, अब दोनों का प्रोफेशन अलग है, और मैं समझ सकता हूँ कि टाइमिंग्स की बहुत समस्या आती होगी, क्योंकि पुलिस जॉब एक ऐसी है कि आपको 24 आवर्स एक्टिव रहना पड़ता है। तो कभी सर कोई समस्या या कोई ऐसा कि मैम कंप्लेन कर देती हुई अब तो आपके पास टाइम ही नहीं है, अच्छी नौकरी करी आपने? ये जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है एक रिलेशन में, वो बहुत मायने रखती है, और मतलब भगवान के शुक्रगुजार हूँ इस मामले में कि हम दोनों में बहुत अच्छी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। जो मेरी मिसेज हैं, हम दोनों ने एक दूसरे को एज ए डॉक्टर भी काम करते हुए देखा है, और अब जब हम यहाँ ग्वालियर शिफ्ट हो गए हैं तो यहाँ पे भी मेरी वर्किंग मैडम ने देखी है। लेकिन उनको मालूम है कि आज इनकी पोस्ट और इनके काम के हिसाब से इनको वक्त कहाँ देना है, तो वो वक्त मैं देता हूँ। कभी भी इस तरीके की कोई शिकायत उनकी तरफ से आती नहीं है। हाँ, उसमें एक बैलेंस होता है मेरे हिसाब से। प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में आपको बैलेंस आपको बनाना पड़ता है, तो कोशिश रहती है कि वो बैलेंस बना रहे। तो अभी तक हम लोग वो बैलेंस बनाने में सफल रहे हैं। अपना प्रोफेशनल लाइफ को भी मतलब आप लोगों के सहयोग से बढ़िया अच्छे से काम कर रहे हैं, और पर्सनल लाइफ में भी हमने बैलेंस बनाया हुआ है, तो ऐसी कोई शिकायत कभी आई नहीं। सर फिल्में देखते हैं आप कभी कभी? डेफिनेटली हम फैमिली के साथ बैठ के भी फिल्में देखते हैं, दोस्तों के साथ भी जाते हैं फिल्म देखने। तो एक फिल्म की बात करूँगा सर, पहले जो फिल्में बनती थी उसमें जो पुलिस की छवि थी वो नेगेटिव बताई जाती थी, पुलिस नेताओं से मिली है, गुंडों से मिली है, हीरो को दिक्कत दे रही है। अब जो फिल्में बन रही हैं, अगर हम बात करें सिंघम है, दबंग है या सूर्यवंशी जैसे भी आई थी, उसमें पुलिस की एक छवि लार्जर देन लाइफ दिखाई जाती है, सुपरमैन की तरह प्रेजेंट किया जाता है, पुलिस को अच्छा दिखाया जाता है। तो सर आप अपने आप को किस तरह से देखते हैं, एक सिंघम के रूप में, एक दबंग के रूप में? क्योंकि मैंने सुना है कि आप काफ़ी दबंग पुलिस ऑफिसर हैं और अच्छों की छुट्टी कर देते हैं, तो आप किस तरह से खुद को कंसीडर करते हैं सर? गौरव, मैं प्रैक्टिकल लाइफ जीता हूँ। ना तो मुझे वो फिल्म सी लाइफ स्टाइल पसंद है, ना ही मुझे किसी सुपरमैन जैसा बनना है।
मैं ग्राउंड पे क्या सिचुएशन है उस हिसाब से डिसीजन लेता हूँ। अगर मुझे लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए ये आदमी परेशान कर रहा है और ये प्रॉब्लम करेगा तो मैं उसको उस हिसाब से ट्रीट करता हूँ। सारी जो भी हमारे एक्शंस होते हैं, सारे जो मेरी कार्रवाई होती हैं वो जो एक कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत होती है। लेकिन अगर आदमी उसको भी लांघने की कोशिश करता है तो फिर उसको उसी हिसाब से डील करना पड़ता है। रही बात जो पुलिस की एक नेगेटिव इमेज की बात, तो पुलिस डिपार्टमेंट महकमा ऐसा है जिसके पास आज समाज की बहुत बड़ी और बहुत विस्तृत जिम्मेदारी है। अब उन जिम्मेदारियों को पूरा करने में पुलिस के जवान, पुलिस के कर्मचारी, अधिकारी कई बार बहुत अच्छे से सफल हो जाते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम हर पॉइंट ऑफ टाइम पर हर आदमी को सेटिस्फाई कर सकें, क्योंकि जिस तरह की जिम्मेदारी है उसमें हर किसी को सेटिस्फाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसी व्यवस्था में रह के हमें अपना मतलब सारे काम भी करने होते हैं। किसी के लिए हमें अगर सुपरमैन बनना होता है तो वो भी हम बनने की चाहत नहीं होती, लेकिन अगर सामने वाले को लगता है कि हमारे एक्शन से अगर हम सुपरमैन हैं तो हम वो सुपरमैन भी ऐसा अगर आप बताते हैं तो वो भी अच्छा लगता है ऐसी चीज़ों के लिए। और मैं कोई सुपरमैन हूँ, ना कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड पुलिस पर्सन हूँ। मेरा ये कहना है कि जो प्रैक्टिकलिटी में आप जो डिसीजन लेते हैं, जो लोगों के बेटर उसके लिए रहे व्यवस्था के लिए, वो आदमी को होना चाहिए और वो उसी हिसाब से मैं काम करता हूँ। सर, एक अफवाह है और शिकायत भी है कि जब आपको कोई केस मिलता है तो फॉरेंसिक ऑफिसर का काम भी आप ही कर देते हो, तो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की नौकरी खतरे में है सर आपकी वजह से। ऐसा सर आप क्यों करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। फॉरेंसिक वाला अपना काम करते हैं, उनका अपना एक संवैधानिक पद है और जो व्यवस्था है उसमें अपना पद है। उनकी जो रिपोर्ट है वो मायने रखती है। लेकिन हाँ, क्योंकि मेडिकल बैकग्राउंड से मैं रहा हूँ, मुझे कुछ मेडिकल की समझ है, फॉरेंसिक मेडिसिन की समझ है। तो जो बॉडीली ऑफेंसेज होते हैं तो उनको ऑन स्पॉट सीन ऑफ क्राइम पे एक स्टडी करके जो कंक्लूजन निकालना होता है, तो वो मेडिकल का जो मेरा नॉलेज है वो उस चीज़ में काम आ जाता है। तो जितने भी बॉडीली ऑफेंसेज है, जब उसमें मुझे अच्छा भी लगता है कि इसमें स्ट्रगल हुआ है कि नहीं हुआ, ये एंटी मोर्टम इंजरी है या पोस्ट मोर्टम इंजरी है, या इस इंजरी को इतना टाइम हो गया, इस तरीके की चीज़ें जब मुझे लगता है कि मेरा मेडिकल का बैकग्राउंड मुझे यहाँ पे पुलिस में हेल्प कर रहा है, तो वो अच्छा लगता है। और उसी की बदौलत हम कई सारे केसेस को सॉल्व कर पाए हैं, आरोपियों को पकड़ पाए हैं। और फॉरेंसिक अधिकारी को हम हर मौके पे बुलाते हैं। मैं उनकी कोई नौकरी किसी तरीके से खतरे में नहीं है। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ के फॉरेंसिक अधिकारी के साथ और हमारा जो तालमेल है वो बहुत बढ़िया है, तो वो हम अच्छे केस इसमें निकाल पा रहे हैं। सर, ग्वालियर में आपको लगभग 1 साल हो गया है, 1 वर्ष ग्वालियर को आपने, मुझे लगता है कुछ समझ भी लिया होगा। क्या लगता है सर आपको ग्वालियर में क्या सुधार की ज़रूरत है आपके अकॉर्डिंगली, जिससे कि ग्वालियर, क्योंकि स्मार्ट सिटी तो नाम लग गया है ग्वालियर के आगे, कि थोड़ा सा स्मार्ट और हो जाए सर? गौरव, ग्वालियर बहुत अच्छी जगह है और इसका एक अपना बहुत बड़ा इतिहास रहा है। यहाँ का जनमानस भी मतलब बहुत ही अच्छा है। मेरी तरफ से आप लोगों के माध्यम से एक जो मेरी सोच है और जो मैसेज मैं देना चाहता हूँ ये है कि यहाँ का यूथ बहुत एनर्जेटिक है, उसका जेनेटिक मेकअप भी बहुत एक एथलेटिक टाइप का है। मुझे लगता है कि यहाँ के यूथ को एक बहुत अगर अच्छे से दिशा दी जाए तो ये एक मतलब ना केवल एमपी के लिए, पूरे क्या कहते हैं, अपने देश के लिए एक असेट साबित हो सकता है। क्योंकि मैं देखता हूँ सुबह जब मैं गश्त पे जाता हूँ, जब मैं थाना क्षेत्र के भ्रमण पे होता हूँ, लोग बाग यहाँ के जो यूथ है किस तरीके से मैदानों में और मेहनत करता रहता है। उनकी जो मेहनत होती है आर्मी, एयरफोर्स में जाने के लिए होती है, लेकिन मुझे ये लगता है कि उस यूथ को अगर हम खेल कूद और एथलेटिक्स और किसी दूसरे खेलों में अगर हम उसको हार्नेस करें, उसको एक दिशा दी जाए उस यूथ को, तो ग्वालियर एक बहुत बड़ा हब बन सकता है जहाँ से नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी निकल सकते हैं, एथलेटिक्स निकल सकते हैं। सर, लास्ट सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि, या निवेदन भी समझ लीजिए आप मेरा, कि जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी या एमपीएससी या अन्य सरकारी परीक्षाओं की, वो पहला प्रयास या दूसरा प्रयास में अगर उनको नहीं मिलती सफलता, हताश से हो जाते हैं। कई बार हम लोग देखते हैं कि वो लोग आत्महत्या जैसा आत्मघाती कदम भी उठा लेते हैं, तो उन्हें आप क्या संदेश देंगे? और जो तैयारी कर रहे हैं सर, वो कैसे तैयारी करें? कोचिंग तो स्टूडेंट जाते ही हैं अक्सर,
कि आपने जो एक शॉर्टकट अपनाया था सर, और पहले ही प्रयास में मतलब लोग बोले कि मछली की आंख में निशाना मारा था, वो कैसे कर सकते हैं सर? गौरव देखो, हताश होना ज़िंदगी में किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। अप एंड डाउन्स आते हैं, आते रहेंगे। इवन सिविल सर्विस में क्रैक सिलेक्शन होने के बाद भी अप एंड डाउन्स आते हैं। तो सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स से और जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी अगर यूथ कर रहा है, उसको मेरा यही कहना है, यही मैसेज है कि जो हताशा है, मुझे लगता है कि हमें उस चीज़ से प्रेरणा लेनी चाहिए। टाइम हमारा टेस्ट लेता है, हमारा परीक्षण करता है। एक पीक आता है कि जब हमें लगता है कि मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा दुख है, अगर उस पीक को हमने क्रॉस कर लिया, उस पीक को क्रॉस करके हमने दूसरी तरफ देख लिया, तो हमें लगता है कि शायद हमारा भविष्य उसी में छिपा है। तो मैं 3 चीज़ें बताऊंगा। एक होता है, अगर आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, आप डेडिकेशन आपको दिखाना पड़ेगा, हार्ड वर्क आपको ही करना पड़ेगा, उस आपकी जगह कोई नहीं कर पाएगा। और दूसरा एक जो होता है परसिस्टेंसी, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए ऐसा नहीं कि ये ऑन एंड ऑफ चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। आपने अगर सोच लिया मुझे यूपीएससी करनी है, तो आपको उसमें तन मन धन सब कुछ झोंक देना है। बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर आप लगातार मेहनत करते रहेंगे तो डेफिनेटली सफल। गौरव, जैसे मैंने बताया कि जो यूपीएससी की प्रिपरेशन है या किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है, हताशा किसी भी ज़िंदगी में किसी भी बात का सॉल्यूशन नहीं है। आपको उस हताशा से उल्टी प्रेरणा लेनी चाहिए, उसको एक अपनी कमियां ढूंढ के उसमें और आगे मजबूती से उसमें बढ़ना चाहिए। मैंने ज़िंदगी में ये देखा है कि जब आपको ज़िंदगी में लगे कि सबसे ज़्यादा दिक्कत वाली बात अभी मेरे सामने है, या सबसे ज़्यादा दुखी मैं अभी हूँ, या अभी मेरी परिस्थितियाँ सबसे ज़्यादा कठिन है, आप उस पीक को क्रॉस कर जाइए, उस टाइम को धैर्य के साथ निकाल लीजिए, तो आपको लगेगा कि उस पीक के दूसरी पार आपको खुशहाल ज़िंदगी मिलेगी। और बस उस चीज़ को धैर्य के साथ निकालने की ज़रूरत है। रही बात यूपीएससी की या किसी और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की, तो मेरे 3 मूल मंत्र मैंने इसमें अपनी लाइफ में भी उतारे हैं। बाकी मैं जो भी एक्सपीरियंस मुझे मिलता है मैं उनको ये बताता हूँ। सबसे पहले आपका डेडिकेशन होना चाहिए कि मुझे ज़िंदगी में ये लक्ष्य अचीव करना है। उसके बाद आपको उसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा। हार्ड वर्क का कोई ही शॉर्टकट नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ आपकी मेहनत है, वो आपको करनी पड़ेगी। तीसरा होता है परसिस्टेंस की। अगर आपने अपनी मेहनत को लगातार अनवरत जारी नहीं रखा, तो उसमें अगर आपने गैप दे दिया तो फिर आपको जीरो से शुरू करने की ज़रूरत पड़ सकती है, और वो उसमें दिक्कत आती है। तो यूपीएससी की प्रिपरेशन के दौरान भी यही रहा। मुझे तीनों मेरे मूल मंत्र रहे, तीनों बातें। कोचिंग, मैं सभी एस्पिरेंट से कहना चाहता हूं कि कोचिंग की ज़रूरत नहीं होती है। आप सेल्फ स्टडी करके भी अच्छा सिलेक्शन ले सकते हैं, अच्छी रैंक ले सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ आपको एक जागरूक होना होगा कि मार्केट में क्या स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। आजकल ऑनलाइन भी मिलता है, ऑनलाइन कोचिंग भी चलती हैं, ऑनलाइन स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल है। तो सिर्फ आपको उस यूपीएससी का एक बार आप सिलेबस लीजिए, सिलेबस लेके उस सिलेबस को अच्छे से समझिए। उसका एक एक शब्द आपको मालूम होना चाहिए कि ये किस पेपर का है, किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है। जब आपके दिमाग में अगर वो यूपीएससी का सिलेबस छप जाएगा, तो आप न्यूज़पेपर में से भी वही चीज़ें निकाल पाओगे जो आपकी काम की है। स्टडी मटेरियल भी आप उसी हिसाब से पिक करोगे, और उसमें सेल्फ स्टडी में आप जितनी बार उसको रिफ़ाइन करते चले जाओगे, आपकी प्रिपरेशन उतनी ही बढ़िया होती जाएगी। तो सेल्फ स्टडी करिए, हताश मत होइए। 1-2 बार अगर 1-2 अटैम्प्ट में नहीं होता है, हर किसी का नहीं होता है एक पहले दूसरे अटैम्प्ट में। वो एक यूपीएससी एक कोई छोटी मोटी एग्ज़ाम नहीं है, बहुत बड़ी एग्ज़ाम है। अगर उसमें आपको 1-2 अटैम्प्ट देने पड़ते हैं, तो बिल्कुल नई एनर्जी के साथ, नई ऊर्जा के साथ आप उसमें लगिए, आपको सफलता 100% मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमारे साथ थे सीएसपी मुराद डॉक्टर ऋषिकेश मीणा, जिन्होंने हमें बताया कि तैयारी जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं उन्हें किस तरह से अपने आप का प्लान बनाने की ज़रूरत है, कैसे उन्हें पेशेंस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि हताशा कभी ना कभी आपको मिल सकती है। क्योंकि यूपीएससी जो परीक्षा है बहुत ही ज़्यादा कठिन होती है, उसमें 1-2 बार अगर आपको सफलता नहीं मिलती है तो हताश होने की ज़रूरत नहीं है। और साथ साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश उन्होंने ये दिया कि कोचिंग की आवश्यकता नहीं है। कई बार स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो महंगी फ़ीस होने की वजह से कोचिंग ज्वाइन नहीं कर पाते और निराश हो जाते हैं कि हम यूपीएससी की तैयारी नहीं कर सकते हैं। लेकिन सर ने जैसा कि बताया कि उन पॉइंट्स को अगर वो फॉलो करते हैं
तो बिना कोचिंग के भी वे यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा को भी पास कर सकते हैं। आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही इस इंटरव्यू को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने नियर एंड डियर्स के साथ, ताकि जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें एक अच्छा संदेश मिल सके और एक अच्छा मोटिवेशन मिल सके। इसी के साथ हम लोग फिर से हाजिर होंगे अगली बार एक नए ऑफिसर के साथ, और मैं विदा लेता हूँ आपसे। गौरव, धन्यवाद।